क्लाइंबर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा पिछले वीडियोस हमारे चल रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के बारे में। एक भाग हमारा स्थलीय सीमाओं से या फिर स्थल से होने वाले जो भी ट्रांसपोर्ट है, जो भी परिवहन है, वो हम पिछले 2 वीडियोस में देख चुके हैं। आज बात करते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट रोड की, जल परिवहन मार्गों की। तो ध्यान दीजिए, जल परिवहन 2 प्रकार से होता है। पहला आपका हो जाएगा समुद्री और दूसरा आपका हो जाएगा नदी से, यानी कि अंतर्देशीय और बाह्यदेशीय। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि जैसे हम लोगों ने पहले के रूट्स पढ़े हैं, पहले परिवहन मार्ग पढ़े हैं, आपके सड़क परिवहन और रेल मार्ग, वैसे ही हम लोग अब जल मार्ग देखेंगे। विश्व के कुछ चुनिंदा जल मार्ग से हमने नोटिफाई किए हैं। टोटल 9 ऐसे जल मार्ग हैं जो हमने आज आपके लिए कलेक्ट किए हैं। चलिए देखते हैं। पहला, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी पूर्वी यूएसए से पश्चिमी यूरोप को जोड़ने वाला जो महामार्ग है, जो समुद्री मार्ग है, वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो पहला प्रश्न, विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग। विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। फिर दूसरा प्रश्न, बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहते हैं? तो ग्रैंड ट्रंक रूट या बृहद ट्रंक मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहते हैं। देखिएगा, पूर्वी यूएसए से यूरोप के पश्चिमी भाग को मिलाता है। और एक चीज और, इसके स्पेशलिटी क्या है कि पूरे विश्व का 1/4 जो व्यापार होता है, वो उसका 1/4 जो भी व्यापार होता है वो इसी रूट पे होता है। पूरे विश्व के व्यापार का 1/4 भाग आपके उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग द्वारा ही किया जाता है। तो पहला हो गया आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो एक समय जब यूरोपीय उपनिवेशवाद काल था, तो उस समय कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत दिल बन चुके थे या फिर हर्ट लाइन बन चुकी थी। किसकी? व्यापार की। तो व्यापार की जो दिल की रेखा होती है, उससे सटे हुए कुछ ऐसे आपके पत्तन थे, कुछ ऐसे समुद्री नगर थे जिनसे होकर ये गुजरती है। तो प्राचीन विश्व का दिल वाले क्षेत्र, जैसे उसमें पोर्ट सही, अदल, आपके भारत का मुंबई, कोची, सिंगापुर, यहां से होकर के इसका रूट गुजरता है। एक चीज और, इसमें एक और छूट है, कोलंबो। आपके कोलंबो से भी होकर ये गुजरती है और विश्व की दूसरी सबसे व्यस्ततम महासागरीय समुद्री मार्ग। चलिए तीसरा नंबर, पनामा नहर मार्ग। केवल एक चीज इससे पूछी गई है कि पनामा नहर जलमार्ग कहां से कहां को जोड़ता है। और एक स्पेशलिटी है, जो एक क्वेश्चन और आपके लिए एग्जाम में बन सकता है, वो भी हमने नोटिफाई किया है। पहले, पनामा नहर जलमार्ग प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ने वाली नहर या नहर जलमार्ग कौन सा है? पनामा नहर। याद रखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। प्रशांत महासागर के तट पे जो इसका पत्तन है, जो मुख्य पत्तन है, वो पनामा सिटी है। और कैरेबियन तट पे जो है वो कोलोन पत्तन से नाम से प्रसिद्ध यहाँ का एक पत्तन है, ये ध्यान रखिए। फिर नंबर 4 आता है राइन नदी जलमार्ग। यहाँ एक नदी की बात की गई है, एक नदी की बात की गई है जो कि जलमार्ग का मुहैया कराती है, नौकागम में मार्ग मुहैया कराती है और व्यापार के लिए एक रास्ता बनाती है। चलिए देखते हैं। तो राइन नदी के बारे में पहले देखते हैं, क्योंकि राइन नदी जलमार्ग यानी कि राइन नदी स्वयं की बात हो रही है। तो फ्रांस जर्मनी की सीमा से शुरू होते हुए नीदरलैंड तक बहने वाली नदी कौन सी है? राइन नदी। इंपॉर्टेंट यहाँ क्या आता है कि राइन नदी से की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं रूर नदी। थोड़ा सा यहाँ मैटर छोटा हो गया लिखने में हमसे, ध्यान दीजिएगा। रूर नदी इसकी पूर्व से आने वाली सहायक नदी है, जो कि इसके साथ मिलकर कोयला बेसिन बनाती है, जो कि इसके साथ मिलकर के कोयला एसिड बनाती है।
विश्व का सबसे ज्यादा कोयला या विश्व का सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला भी इसमें बोल सकते हैं। जैसे कि अपने यहाँ भारत में दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, तो वैसे ही जर्मनी का रूर प्रदेश जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इससे व्यापार जो होता है, इस नदी से जो व्यापार होता है वो बहुतायत मात्रा में कोल का ही होता है, कोयले का ही होता है। ठीक, तो राइन नदी को इसी कारण कोयला नदी या यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी बोलते हैं। कोयला नदी या यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने पछवे जलमार्ग की, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनमें तो सबसे ज्यादा जिससे प्रश्न आ रहे हैं। चलिए देखते हैं सुएज नहर जलमार्ग। अब ध्यान देंगे पहला पॉइंट ही इसका है, शायद वहां पे थोड़ी सी लाइट आ रही होगी पर हम बोल रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना होता है कि सबसे बृहद मानव निर्मित नहर, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है ये सुएज नहर, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। चलिए जब बात मानव निर्मित की आती है तो इसकी परिकल्पना किसने दी या इसके निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा किसने उठाया, इसकी डिजाइन किसने की, कैसे इसका उद्धार होना है, तो 1869 में एक फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स ने इसकी डिजाइन किया और इसको आधारभूत ढांचे पर उतारा। फिर बात आती है इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 1869 में ही ये बनके तैयार हुई और 17 नवंबर 1869 में ही इसमें परिवहन प्रारंभ कर दिया गया, यानी कि आपके पोर्ट्स खुल गए, नौकागम्यता नौका चालन प्रारंभ हो गया। चलिए कहां से कहां को जोड़ती है, ये इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को एक करती है, या भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाला जो जलमार्ग है, मानव निर्मित जलमार्ग है, वो है सुएज नहर। सुएज नहर के तट पर जो भी आपका पोर्ट है इंपॉर्टेंट, वो पोर्ट साइड है, लेकिन जहां इसकी खाड़ी बनती है वहां पे जो पोर्ट है वो पोर्ट सुएज है। ध्यान देंगे, खाड़ी में पोर्ट सुएज और तट पर पोर्ट साइड। अब आती है इसकी लंबाई की बात, यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है कि सुएज नहर की मूल लंबाई क्या थी। देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, मूल लंबाई, वर्तमान लंबाई, और एक लंबाई इसकी और आती है जो अब शायद आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि संभावित लंबाई या फिर अनुमानित लंबाई या फिर प्रस्तावित लंबाई। तो प्रस्तावित लंबाई की बात लास्ट में करेंगे, पहले मूल और वर्तमान लंबाई। तो जब 1869 में इसका निर्माण हुआ तब इसकी लंबाई थी 164 किलोमीटर और वर्तमान में टोटल बाईपास मिला करके इसकी लंबाई 193 किलोमीटर की है। जो बाईपास बनाया गया इससे उसको मिला करके इसकी लंबाई 193 किलोमीटर की है। कुछ झील है, इससे जब नहर बनाई गई तो वहाँ कई सारी झीलों की स्थिति हुई। तो कौन कौन सी ऐसी झीलें हैं, क्रमशः हम लोग देखेंगे। ये दक्षिण से उत्तर की ओर, इसके दक्षिण से शुरू होकर के उत्तर की ओर चलते हुए कुछ झील है। पूछा भी जाता है जैसे लिटिल बिटर झील किस नहर के समीप स्थित है, तो क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर पहले लिटिल बिटर झील, दूसरी ग्रेट बियर झील, ये पूछी गई है, इसको ध्यान देंगे। तीसरी टिम्सा झील और चौथी मंजाला झील। लिटिल बिटर झील, ग्रेट बियर झील, टिम्सा झील, मंजाला झील। फिर 2015 की बात है, इस झील से जुड़ा एक सबसे आधुनिक फैक्ट है। 2015 में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने क्या किया, इसकी लंबाई 72 किलोमीटर और बढ़ाने की घोषणा की है, यानी कि आपकी 193 में 72 किलोमीटर और जुड़ जाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने एक घोषणा की है, इसको एक टाइटल दिया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय ने मिस्र के कहा कि सुएज नहर विश्व के लिए मिस्र का उपहार है। तो सीधे सीधे ये प्रश्न भी बन सकता है, विश्व के लिए मिस्र का उपहार की संज्ञा किसे दी गई है। चलिए
इंपॉर्टेंट लाइन पे आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर 6 में हमारा है वोल्गा नदी जलमार्ग। वोल्गा नदी कहाँ स्थित है कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। फिर भी आपको बताया दे रहे हैं, मोस्टली लोग जानते होंगे, अभी शायद यहीं पे क्लियर हो जाए। फिर भी 11,200 किलोमीटर नौकागम्य जल के साथ जो आपका वोल्गा नदी जलमार्ग है, इसका निकास होता है कैस्पियन सागर में, यानी कि इसकी खाड़ी बनती है जाकर के कैस्पियन सागर में। अब इसको दो छोटी नहरों से जोड़ा गया है। पहली है वोल्गा टू मॉस्को नहर, वोल्गा से मॉस्को के बीच में इसको जोड़ दिया गया है ताकि इसका परिवहन और बढ़ाया जा सके। फिर डॉन शहर से डॉन नहर निकाल करके वोल्गा में जोड़ी गई है, जिससे काला सागर तक नौकागम्यता उपलब्ध कराई गई है। इस हिसाब से इसकी टोटल जो नौकागम्य जल है वो 11,200 किलोमीटर लंबा हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगली कील नहर। इनसे केवल प्रश्न पूछा गया है कि कहां से कहां तक है। ध्यान दीजिए, इससे प्रश्न भी लगभग यही बन सकता है। कील नहर उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ती है। वहीं लुडविग्स नहर आपकी राइन नदी और डेन्यूब नदी के बीच का मार्ग है। राइन नदी और डेन्यूब नदी के बीच का मार्ग है, यानी कि जो आपकी ये राइन नदी है इससे रूर नदी तो मिलती है, साथ ही साथ इससे डेन्यूब नदी भी मिलाई जाती है लुडविग्स नहर के माध्यम से। तो राइन नदी और डेन्यूब नदी के बीच की जो नहर है वो लुडविग्स नहर है और दक्षिण जर्मनी में स्थित है। फिर लास्ट और आज की अंतिम सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो ऑन्टेरियो झील, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, ऑन्टेरियो झील को अटलांटिक महासागर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी से, ऑन्टेरियो झील को अटलांटिक महासागर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ने वाला जो जलमार्ग है वो सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। इससे जो नदी द्वीप, इससे जो द्वीप बनता है, जो आपके सेंट लॉरेंस जलमार्ग से जो द्वीप बनता है, कनाडा का सबसे प्रसिद्ध शहर मॉन्ट्रियल उसी पे बसा हुआ है। ध्यान देंगे, सेंट लॉरेंस जलमार्ग से जो द्वीप बनता है, जो भी इसके सेंट लॉरेंस की खाड़ी से मिलने पर जो द्वीप बनता है, वहां पर जो शहर स्थित है मॉन्ट्रियल शहर, वो कनाडा का सबसे प्रसिद्ध शहर है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, इसके बाद आज की क्लास समाप्त होगी। पहला, उत्तरी अटलांटिक जो कि यूएसए से पश्चिमी यूरोप को जोड़ती है, सबसे व्यस्ततम। दूसरा, भूमध्य सागर और हिंद महासागर समुद्री मार्ग जो विश्व के दिल वाले क्षेत्रों पोर्ट साइड, अदर, मुंबई, कोच्चि, कोलंबो और सिंगापुर को जोड़ता है, जो कि दूसरा सबसे व्यस्ततम है। फिर आते हैं पनामा नहर जो प्रशांत महासागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती है। और आपकी चौथी है राइन नदी जो कि राइन और रूर नदी के मिक्स का आपके साथ होकर के बहती है और सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। इसको ध्यान देंगे, विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग राइन नदी जलमार्ग है। और अगर इसी से तुलना करें यहाँ पे लिखे हुए नंबर 8 की, तो डेन्यूब नदी को राइन नदी में लुडविग्स नहर जोड़ देती है। इस हिसाब से विश्व की और भी सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग होने की श्रेणी में आ जाती है। नंबर 5, सुएज नहर जलमार्ग, मानव निर्मित सबसे व्यस्ततम जलमार्ग, जिसके इन्वेंटर कौन थे? फर्डिनेंड लेसेप्स, और भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है और वर्तमान में 193 किलोमीटर है। इसे विश्व के लिए मिस्र का उपहार कहा जाता है। वोल्गा नदी जो जलमार्ग है आपका नंबर 6 पे, वो 11,200 किलोमीटर नौकागम्य जल उपलब्ध कराती है और इसमें 2 अन्य नहरें भी हैं, वोल्गा टू मॉस्को और वोल्गा टू डॉन नहर। ठीक, अब बात करते हैं कील नहर की। उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को लुडविग्स नहर आप लोग देख चुके हैं। फिर सेंट लॉरेंस आपकी ऑन्टेरियो झील को कहां से जोड़ती है? अटलांटिक महासागर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक जोड़ती है और मॉन्ट्रियल शहर के लिए भूमि की उपलब्धता कराती है। चलिए, ये तो थी आज की क्लास। अब आप लोग एक चीज पे ध्यान दीजिए, आपके पीसीएस एग्जाम की यूपीएससी एग्जाम की डेट बढ़ चुकी है। अभी भी जिन लोगों ने फॉर्म न फिल किया वो फॉर्म फिल कर दें।
फॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी दिया गया है। आगे क्या फॉर्म कब आते हैं, लॉकडाउन के बाद जो भी होगा वो आएगा। तो कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हमको आगे बढ़ना है और उसके लिए आप लोग वीडियोस प्रॉपर देखिए। जो आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलाई जा रही हैं उनसे आप पढ़ते रहिए। जो भी होगा क्लाइमेक्स अकेडमी आपके साथ है। धन्यवाद।